हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बैक एडिशन। तो कल की वीडियो में अभी तक हमने जो चर्चा की थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जीवधारियों के वर्गीकरण पे चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आर.एच. व्हिटकर का क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जो आर.एच. व्हिटकर का क्लासिफिकेशन है ज़्यादातर इसी से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आर.एच. व्हिटकर के क्लासिफिकेशन को हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि आर.एच. व्हिटकर ने क्या क्या किया था अपने वर्गीकरण में, किस तरह से जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया था। तो ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है या फिर जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो नीट वगैरह की परीक्षाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जीवों का वर्गीकरण, तो हमें अभी तक पता है कि जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया था वो आर.एच. व्हिटकर साहब ने किया था 1969 ईस्वी में। तो 1969 ईस्वी में आर.एच. व्हिटकर ने क्या किया था, जीवधारियों को 5 जगत में बांटा था। तो इसमें जो सबसे पहला जगत था उसका नाम उन्होंने रखा था मोनेरा। मोनेरा का मतलब होता है एक कोष की। मोनेरा कैसे प्राणी थे, मतलब इसमें ऐसे सभी जंतुओं को रखा गया, जीवधारियों को रखा गया जो कि एक कोशिका से बने हुए थे। तो जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। हमने आपको प्रोकैरियोटिक का कल मीनिंग बताया था। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक अविकसित हो या फिर ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक न पाया जाए, उसे क्या नाम देंगे, प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसके द्वारा प्लस ये कोशिका एक कोष की होगी, मतलब ये जो जंतु होगा वो एक कोष की होगा। तो इस संघ के जितने भी प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, इस जगत के जितने भी प्राणी होंगे, या संघ का मतलब परिवार से है और यहाँ पे फिलहाल जगत की बात हो रही है। तो जो मोनेरा है एक जगत है कि पूरा जीवों का संसार है। तो एक कोष के जीवों का ये संसार है जिनका शरीर केवल एक कोशिका से ही मिलकर बना है। तो ये सभी प्राणी एक कोष की होते हैं। साथ में इनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होगी, अर्थात इसकी कोशिका के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होगा या फिर होगा भी तो बहुत कम विकसित होगा। हमने इसका एग्जाम्पल इसमें भी लिख रखा है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है जीवाणु की कोशिका, जिसे हम अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहेंगे। इसके अलावा नीली हरी शैवाल है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। तो जीवाणु की कोशिका और नीली हरी शैवाल ये दोनों कोशिकाएँ क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। इसके अलावा ये दोनों किस जगत में रखे गए हैं, मोनेरा जगत के अंदर रखे गए हैं। अच्छा, अगर यहीं पे हम चर्चा करें ये बैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल ये जंतु है कि पौधा है, तो बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति में खास करके मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें कोशिका भित्ति होती है और नीली हरी शैवाल के अंदर भी कोशिका भित्ति होगी। तो ये दोनों क्या हैं, ये पौधे की श्रेणी में आएंगे, पौधे की कैटेगरी में आएंगे। तो ये एक कोष के पौधे हैं जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे प्रोटिस्टा जगत की। तो जो प्रोटिस्टा है ये भी एक कोष की जगत है, यूनिसेलुलर किंगडम है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये एक कोष की है, लेकिन इसमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ना होके ये यूकैरियोटिक कोशिका से बना है। तो इसमें क्या है, इस जगत के जितने भी प्राणी होंगे वो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होंगे। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, तो यूकैरियोटिक का मतलब एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक पाया जाए। तो केंद्रक अगर पाया जाएगा तो ऐसी कोशिका को यूकैरियोटिक कहेंगे। हिंदी उसका एक दूसरा भी यहाँ पे अभी हम बताएंगे आपको, इसे सुकेंद्रकी कहते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी वो प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाएगी। अब ये भी एक कोष की होते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे केवल अंतर इतना है, ये भी एक कोष की है, ये भी एक कोष की है, लेकिन मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जबकि जो प्रोटिस्टा है इसमें यूकैरियोटिक कोशिका है। यहाँ पर केंद्रक अनुपस्थित है जबकि प्रोटिस्टा के अंदर केंद्रक उपस्थित होगा। इसके अलावा अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो जंतु होगा, जंतु जगत का एक किंगडम होता है जिसे हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ कहते हैं, जिसमें अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, एंट अमीबा होता है। और उसके अलावा आपने मलेरिया प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है उसकी वजह से उसके संक्रमण के कारण मलेरिया बीमारी होती है, रोग होता है, बुखार होता है खास करके। तो ये जो मलेरिया प्लाज्मोडियम है ये सभी किस संघ के प्राणी हैं, फाइलम प्रोटोजोआ के प्राणी हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी जंतु हैं
वो सभी। उसके अलावा शैवालों में अगर हम बात करें तो जो क्लेमाइडोमोनास है, इसको किस में रखा गया है? किंगडम जगत में। किंगडम इसका कौन सा है? प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को रखेंगे, जिसमें क्लेमाइडोमोनास और अमीबा आ जाएगा। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है, अर्थात एक सूक्ष्म और कम विकसित टाइप के पौधे होते हैं। और एक बात यहीं पे आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसी से होती है तो केवल शैवालों के द्वारा होती है। करीब 85% प्रकाश संश्लेषण जल में उपस्थित जो शैवालें होती हैं वो अकेले करती हैं। बाकी की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो ज़मीन पे पौधे पाए जाते हैं उनके द्वारा होती है। तो शैवाल मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित होंगे? ये जल के अंदर पाए जाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास और अमीबा ये दोनों किस जगत में आ जाएंगे? ये प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। अब तीसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे कवक जगत की, जिसे हम फंजाई या फंगी भी कहेंगे। अब ये फंजाई या फंगी क्या होते हैं? ये भी यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। अब ये यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनमें इनकी जो कोशिका ये एक कोशिकीय ना होकर ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर नेचर के होते हैं। तो बहुकोशिकीय का मतलब इनका जो शरीर होगा वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो जो फंजाई होते हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम या फिर राइजोपस। ये दोनों शैवालें हैं। पेनिसिलियम का नाम आपने सुना होगा, जो सबसे पहली जो एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई गई थी, खास करके जो फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, दांत के इलाज के लिए जो सबसे पहली एंटीसेप्टिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया गया था, एंटीसेप्टिक एक तरह से क्रीम का निर्माण किया गया था, दवा बनी थी, वो पेनिसिलिन थी। तो पेनिसिलिन का निर्माण हम पेनिसिलियम से करते हैं, जो कि एक फंगस है, एक कवक है। उसके अलावा राइजोपस भी क्या है? एक कवक है। ये दोनों क्या होते हैं? पेनिसिलियम या राइजोपस या फिर जितने भी कवक होते हैं ये पौधे की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब जो जगत कवक है, फंजाई है, ये भी पौधे होते हैं। लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल, हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो हरित लवक न होने के कारण ये जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर पौधों के सारे कैरेक्टर, सारे गुण होते हैं, यहाँ तक कि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से न बन के काइटिन की बनी होती है। तो जो फंगस होंगे उनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बन के काइटिन से बनी होगी। इसके अलावा ये जो पेनिसिलियम या राइजोपस या फिर दूसरे जो कवक होते हैं जिनसे दाद होती है, जैसे रोटी हो गया, अचार हो गया, उस पर जो दहिया लग जाती है वो फंगस ही होता है। तो ये ऐसे पौधे होंगे जो अपना भोजन पौधों के जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा नहीं बनाएंगे। ये किसी जीवित जंतु पे या फिर पौधे पे निर्भर होंगे। और उसके अलावा ये अगर वही जंतु या पौधा अगर वो मर जाएगा और सड़ेगा तो उसके शरीर के अंदर के जो भी कार्बनिक पदार्थ होंगे उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करने का काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जो घर का किचन वेस्ट होता है, खास करके फल के, सब्जी के जो छिलके होते हैं, यहाँ तक कि जो काऊ डंक होता है, पशुओं का जो गोबर होता है, हम जिस स्थान पे उसकी डंपिंग करते हैं, जहाँ पे फेंकते हैं, तो ये सब भी क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। ऐसे स्थानों पे भी फंगस को ज़्यादातर आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में अक्सर हमें एक कुकुरमुत्ता, छतरी के आकार की संरचना दिखाई देती है सफ़ेद सी, कुकुरमुत्ता। तो खास बात यह है कि कुकुरमुत्ता नाम भी यूपी वालों के द्वारा रखा गया है। और ये जो कुकुरमुत्ता है ये भी किस जगत में आ जाएगा? ये कवक जगत के अंदर आएगा, फंजाई जगत के अंदर आएगा। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे पादप की, प्लांटी जगत की। तो ये जो पादप होते हैं ये भी क्या होंगे? यूकैरियोटिक नेचर के होंगे, मतलब इनकी कोशिका यूकैरियोटिक होगी। उसके अलावा ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। अब इन दोनों में तो आपको समानता दिख रही होगी, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो कवक होगा ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, जबकि ये जो पादप होगा ये हरा होने के कारण, मुख्य रूप से इसकी पत्तियाँ हरे रंग की होंगी और हरा रंग पत्तियों में हरित लवक के कारण होगा। तो ये हरित लवक होने के कारण जो पादप होंगे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। तो इस वजह से इन दोनों में जो मुख्य अंतर होगा, हैं दोनों पौधे, लेकिन ये परपोषी या मृतोपजीवी हैं, अर्थात ये किसी जंतु या पौधे पर निर्भर होंगे। कौन? कवक। जबकि जो पादप होगा ये पूरी तरह से अपना भोजन स्वयं बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण
मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई उसमें जितने भी हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं वो सभी अपना भोजन बना लेते हैं। इस कारण से इन सभी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसे हम लोग स्वपोषी कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। अब इसके अलावा जो पादप जगत की एक दूसरी खासियत होती है कि ये जितने भी प्लांट होते हैं इन सभी की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज मुख्य रूप से उनके अंदर पाया जाएगा कोशिका भित्ति के अंदर। अब हम आते हैं पांचवें जगत पे जिसका नाम है जंतु एनिमैलिया। जंतु जगत भी क्या होगा, यूकैरियोटिक नेचर का होगा और बहुकोषीय होगा। अब आप इन तीनों में समानता देख रहे हैं, ये तीनों के अंदर ये कैरेक्टर है। लेकिन मैंने इसमें क्या बताया, कवक के अंदर क्या बताया कि ये परपोषी या मृतोपजीवी होंगे, किसी दूसरे जंतु अथवा पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। जबकि जो पादप जगत होगा, प्लांटी किंगडम होगा, ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और यहाँ पे जो जंतु जगत होगा, एनिमैलिया होगा, ये भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना है, बहुकोशिकीय ही होगा। लेकिन ये न तो ये मृतोपजीवी और परजीवी होगा, न ही ये स्वपोषी होगा, ये केवल क्या होगा, परपोषी होगा। मतलब ये किसी दूसरे जंतु पे या फिर पौधे पर निर्भर होंगे। तो जो जंतु होगा, जगत जंतु होगा, किंगडम एनिमैलिया होगा, ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पौधों पे निर्भर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हम लोग अपना भोजन में खास करके क्या, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, हम चाहे शाकाहारी हैं चाहे मांसाहारी हैं, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पौधों पर ही निर्भर होते हैं। तो इस तरह से जो जंतु जगत है, जंतु जगत एनिमैलिया किंगडम है, वो भी यूकैरियोटिक होगा, बहुकोशिकीय होगा। और उसके अलावा इसमें क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल सभी जंतु, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली मनुष्य, ये सभी किस में आ जाएंगे, जंतु जगत के अंदर आएंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इसमें एक शब्द है प्रोटिस्टा। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटिस्टा शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। तो एक हेकल नामक वैज्ञानिक थे। हमने कल आपको जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद जो 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अर्नेस्ट हेकल थे उन्होंने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। तो हेकल नामक वैज्ञानिक ने ही 1886 ईस्वी में सबसे पहले प्रोटिस्टा शब्द का उपयोग किया था। और ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जगत के अंदर हम ऐसे जंतु अथवा पौधों को रखते हैं जो कि यूकैरियोटिक होंगे और एक कोशिका से बने होते हैं। इसके अलावा एक दूसरा टर्म है, इसमें बार बार आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मैंने मीनिंग क्या बताया आपको कि ऐसी कोशिका, इसे हम एक नाम और देंगे हिंदी में। प्रोकैरियोटिक एक तरह से ये इंग्लिश वर्ड है, आपको हिंदी में भी हो सकता है एग्जाम के अंदर मिल जाए। तो इसे हिंदी में पूर्व केंद्रकी कहेंगे। पूर्व का मतलब पहले होता है, केंद्रकी का मतलब केंद्रक का निर्माण। तो केंद्रक का निर्माण अगर किसी कोशिका में न हुआ हो, उसके पहले की जो अवस्था होती है उसे पूर्व केंद्रकी कहा जाएगा। और यहाँ पे आप अर्थात करके देख रहे होंगे कि लिखा है अविकसित केंद्रक वाली कोशिका। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होगा एक ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूरी तरह से विकसित न हो पाया हो। तो जैसे जो जीवाणु होगा, उसके अलावा जो नीली हरी शैवाल की कोशिकाएं होंगी, उनका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है। जैसे अगर हम एक छोटा सा फिगर बनाएं तो ये एक जीवाणु की कोशिका का फिगर होगा। जैसे आपने टीवी में ऐड वगैरह देखा होगा, खास करके जो लाइफ बॉय का ऐड आता है उसमें आपने देखा होगा कि जो एक्ट्रेस लोग होते हैं वो देखते हैं कि लाइफ बॉय का सोप का प्रचार करते हैं, तो उसमें आपके हाथों में बैक्टीरिया दिखाया जाता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं हैंड वॉश करने से या फिर साबुन से हाथ धुलने से साफ़ हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया एक कोशिका है, बैक्टीरिया एक कोशिका है और इसके अंदर का जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा सीधे इसके कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इसे प्रोकैरियोटिक कहा जाएगा।
दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं सुकेंद्र की अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका का मीनिंग क्या है। तो सुकेंद्र की या यूकैरियोटिक का मतलब है एक ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका हो। तो एक ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूरी तरह से विकसित हुआ होता है उसे हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक, या उसे हिंदी में कहते हैं सुकेंद्र की कोशिका। तो इस तरह से जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसकी इतनी सी इम्पॉर्टेंट बातें थी। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जगत मोनेरा है, और ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको सबसे पहले दिया किसने था? आर.एच. व्हिटकर ने 1969 ईस्वी में। तो आर.एच. व्हिटकर का ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल है, सबसे ज़्यादा मान्य है, और अभी तक इससे बेहतर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं आया है। तो आर.एच. व्हिटकर का ये जो क्लासिफिकेशन इसमें कुल 5 जगत बने हैं, जिसमें पहला है मोनेरा। और मोनेरा कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे, एक कोष के होंगे। एग्जाम्पल आप इसका ज़रूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जीवाणु और नीली हरी शैवाल हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरा जगत है उसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक नेचर के और एक कोष के होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक शैवाल है, अर्थात ये पौधा हो जाएगा। उसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटमीबा, ये सब क्या हो जाएंगे? जंतु हो जाएंगे। तो जो जगत प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जगत की खास बात क्या है कि ये भी एक कोष के होंगे लेकिन ये यूकैरियोटिक नेचर के होंगे। इसी तरह से जो अगला जगत है उसका नाम है कवक, जिसे फंजाई कहेंगे। ये यूकैरियोटिक और बहुकोषीय होगा। एग्जाम्पल इसका जितने भी कवक होंगे, फंगस होंगे, वो सब आ जाएंगे, जिसमें पेनिसिलियम, राइजोपस, ये मैंने 2 एग्जाम्पल देख रखे हैं। इसके अलावा पादप जगत है जो कि यूकैरियोटिक होगा और बहुकोषीय होगा, और ये स्वपोषी होगा। इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये स्वपोषी होगा, जबकि ये परपोषी और मृतोपजीवी होगा। इसमें सभी हरे पौधे आ जाएंगे। और जो अंतिम नंबर पे है जंतु जगत, ये यूकैरियोटिक होगा, बहुकोषीय होगा, और इसमें सभी जंतु आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, किस तरह से पृथ्वी पे जीवों का निर्माण हुआ, किस तरह से पृथ्वी के जितने भी जीवधारी बने, इसमें चाहे एक कोष की हो चाहे बहुकोष की जीवधारी हो, सबका ये एक तरह से रिलेशन व्यक्त करता है, मतलब सबका एक आपसी संबंध है। तो अगर हम इसमें विकास का क्रम देखें तो पूरी तरह से जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, जीवों का विकास है, ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जीवों के विकास को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम समझें तो जो मोनेरा है, पृथ्वी पे सबसे पहले मोनेरा की उत्पत्ति होती है। यही थोड़ा थोड़ा केमिकली और या फिर फिजिकली मॉडिफाई करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रभाव की वजह से बदलते हैं, जिनसे प्रोटिस्टा बनेगा। और प्रोटिस्टा में ही कुछ इवोल्यूशन होगा, कुछ जैव विकास होगा, उससे फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया का भी फॉर्मेशन होगा। तो एक तरह से ये एक विकास की श्रेणी है, क्रम को भी दर्शाता है। इस वजह से 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल है, सबसे ज़्यादा मान्य है। अब इस जगत में भी कुछ कमियां थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें वायरस का उल्लेख नहीं किया गया, विषाणु का उल्लेख नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो वायरस है वो कोशिका उसमें होती ही नहीं है। और वायरस की खास बात होती है कि वो केवल न्यूक्लिक एसिड और उसके अलावा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो वायरस कोशिका रहित है, उसे अकोशिकीय कहा जाएगा। तो वायरस का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों? और सही भी है क्योंकि वायरस सजीव है ही नहीं, वो सजीव और निर्जीव दोनों है। तो अगर हम मान लीजिए उसे किसी कैटेगरी में रख देते तो बाद में वो निर्जीव हो जाता, तो इनका क्लासिफिकेशन गलत होता। तो वायरस के लिए अलग से हम लोग एक वीडियो देखेंगे, बनाएंगे हम। उसके अलावा इसमें एक दूसरी बात है कि इसकी एक सबसे बड़ी कमी रही। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो नीली हरी शैवाल है, ये मोनेरा जगत में रखा गया है। शैवाल को नीली हरी शैवाल क्या है? मोनेरा जगत में है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा जगत में है, जो कि यूकैरियोटिक है। ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। यहाँ एक कोष की है, ये भी एक कोष की है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो तीसरा जगत है पादप, इसमें भी सभी शैवालें आ जाएंगी। जितनी भी हरे रंग की बहुकोष की शैवालें हैं उन सबको इस जगत के अंदर रखा जाएगा, प्लांटी किंगडम के अंदर रखा जाएगा। तो जो आर.एच. व्हिटकर का क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे बड़ी जो कमी रही ये यही है कि शैवालों को हम किस जगत में कंसीडर करें।
वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है या फिर प्लांटी है। ये एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। और फिलहाल इन्होंने जितना भी क्लासिफिकेशन किया है, जो एक कोष की और प्रोकैरियोटिक शैवालें थी उसको उन्होंने मोनेरा में रखा है, और जो एक कोष की और यूकैरियोटिक थी प्रोटिस्टा में रख दिया, और उसके अलावा जो बहुकोष की मल्टीसेलुलर थी शैवालें उनको इन्होंने किस में रखा, प्लांटी जगत के अंदर रखा। तो इस तरह से जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आप ये पूरा लेक्चर समझ गए होंगे तो इससे ज़्यादा आपसे किसी भी एग्ज़ाम में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।